Hello students, you are most welcome to my YouTube channel Bilakaran Spoken and Competitive English. Students, this is the second video of this YouTube channel in which we are going to learn about Barakhadi, styles of writing and cursive writing. So let us start our lesson with Barakhadi. Students, हम जनरली हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए बारहखड़ी का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हिंदी स्पीकिंग प्रदेश में, हिंदी स्पीकिंग रीजन में लोग अंग्रेजी पढ़ने और लिखने के लिए भी बारहखड़ी का सहारा लेते हैं और यह काफ़ी हद तक उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो हम देखते हैं बारहखड़ी। सबसे पहले हम लिखते हैं का की बारहखड़ी। का की कु के कै को कौ कं कह। तो स्टूडेंट्स, हम इसे अंग्रेजी में लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ का के लिए के लिखते हैं और आ की मात्रा लगाने के लिए के ए और ई की मात्रा लगाने के लिए के आई और बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए के डबल ई और कु की मात्रा लगाने के लिए हम के यू और बड़ी ओ की मात्रा लगाने के लिए के डबल ओ और के लिए के ई के, कै के लिए के ए आई कै और को के लिए हम लोग के ओ को और काउ के लिए के ए यू काउ, या अंग्रेजी फोनेटिक्स के आधार पे हम इसे के ओ यू भी लिखते हैं। के एन कम, के ए एच कहा। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं यहाँ पे कुछ शब्दों को लिख करके कि ये बारहखड़ी हमें हिंदी लिखने या पढ़ने में कैसे मदद करती है। तो हम लेते हैं कुछ उदाहरण। जैसे कि हम लोग लिखना चाहते हैं किसान, तो हम इसे अंग्रेजी में इस बारहखड़ी के आधार पर लिखते हैं KISAN किसान। फिर हम दूसरा लेते हैं, अगर हम लिखते हैं कौशल, तो इसे दो प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे कि मैंने बारहखड़ी में दिखाया है। हमारी बारहखड़ी के आधार पे हम इसे KAUSHAL कौशल, परंतु अंग्रेजी की फोनेटिक्स के आधार पे इसे हम KOUSHAL कौशल ऐसा भी लिखते हैं। तो ये तो नाम है, तो आपने कौन सा अपनाया है आपके ऊपर में डिपेंड करता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे किसी लड़की का नाम अगर सरिता है तो हम इसे लिखने के लिए SARITA का प्रयोग करते हैं, सरिता। तो इस प्रकार से कई शब्दों को हमारी बारहखड़ी लिखने में मदद करती है। तो स्टूडेंट्स, हम आते हैं अब बारहखड़ी हमें किन किन परिस्थितियों में अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में मदद नहीं करती है। तो मैं कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जहाँ बारहखड़ी हमें अंग्रेजी लिखने और पढ़ने में मदद नहीं करती है। मुझे शायद आप इसे लिख लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ। सो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं, बारहखड़ी does not help us 100% to write and read in English। कहने का मतलब बारहखड़ी हमें अंग्रेजी लिखने या पढ़ने में 100% मदद नहीं करती है। तो स्टूडेंट्स, ये अगर मदद नहीं करती है तो इसका समाधान क्या है। फिर पहले तो हम देखते हैं मदद कहाँ नहीं करती है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पे। जैसे आप लिखते हैं CAT
मैं यहाँ उच्चारित नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसे बारह खड़ी के आधार पर पढ़ा जा सकता है, या तो काट, या तो कात, या कैट। तो हम यहाँ पे देखते हैं काट, कात, कैट। तो आपको इससे अच्छी तरह मालूम है और आप बहुत कॉन्फिडेंटली आप बोलेंगे कि यहाँ आप क्या पढ़ेंगे। ऑब्वियसली आप यहाँ पे इसे कैट पढ़ेंगे और ये दोनों इस परिस्थिति में ये गलत हो जाएगा। यहाँ बारह खड़ी हमारी फेल हो गई। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसकी कुछ फोनेटिक्स। तो सॉरी, माइनर मिस्टेक। फोनेटिक क्या है ये फोनेटिक? जैसे हम सी को का भी पढ़ते हैं और सा भी पढ़ते हैं, पर यहाँ के लिए हम इसे का पढ़ेंगे, यानी कि के उच्चारण में आएगा। और यहाँ पे ए के लिए हम इसे एज इट इज ए ही लेते हैं, और यहाँ पे टी के लिए भी हम इसे एज इट इज टी ही लेते हैं। परंतु सर यहाँ पे ये कैट की दृष्टि में हम लोग यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे अंग्रेजी फोनेटिक्स के आधार पे ये ई जुड़ जाएगा, और हम इसे अपनी बारह खड़ी में ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इस के लिए या तो सी के लिए हम का लिखेंगे, और ये ए और ई जो कि ये बारह खड़ी के आधार पे थोड़ा सा अलग दिख रहा है क्योंकि ए आई लिखते हैं आप वहाँ पे, परंतु अंग्रेजी के फोनेटिक्स में ए ई लिखा जाता है, जिसे हम लोग आई की मात्रा लगाते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे टी एज इट इज हम इसको टा के तौर ले लेते हैं, और इस प्रकार से अगर हम इसे जोड़ दें तो ये बन जाता है कैट। और ये अंग्रेजी के पढ़ने के आधार पे बिल्कुल सही है, कैट ही पढ़ा जाता है। अब हम स्टूडेंट्स हम देखते हैं और एक एग्जाम्पल। जैसे मैं लिख रहा हूं FATHER, तो इसे अगर आप बारह खड़ी के यहाँ पे अगर आप, मैं जैसे कैट के उदाहरण दिया उसके आधार पे आप इसे पढ़ना चाहेंगे, पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे कैट के आधार पे हम पढ़ते हैं तो क्या होता है ये, या तो इसे फैथर पढ़ा जा सकता है, या तो इसे फैदर पढ़ा जा सकता है, पर जनरली आप पढ़ते हैं इसे फादर। मैंने यहाँ पे विसर्ग इसे लगाया, जैसे मैंने पिछली कक्षा में आपको तालु फा के बारे में बताया था, फादर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका फोनेटिक्स कैसे बनता है। हम इस एफ के लिए एज इट इज हम एफ ही लेते हैं, और इस ए के लिए भी एज इट इज हम ए ही लेते हैं, और यहाँ पे हल्का सा विसर्ग जैसे लगा देते हैं जो कि तालु फा के आधार पर उच्चारित होगा। और हम इसे THE तक की सिचुएशंस को जनरली हम लोग अंग्रेजी में जब इसके इसके फोनेटिक्स में सिम्बोलाइज करते हैं तो आप देखेंगे इस प्रकार का थोड़ा सा दिखाई देता है। उसके बाद में हम यहाँ पे ई को एज इट इज, हालांकि इसके साथ जुड़ा है, आप इसके अंग्रेजी फोनेटिक्स के आधार पे जाएँ तो आपको सिंबल मिलेगा इस प्रकार से लिखा हुआ, और आर को दे तो हम एज इट इज आर लेते हैं। अब हम इसको हिंदी के बारह खड़ी के आधार पर हम ढूंढते हैं। एफ के लिए जनरली हम लोग फा ही लिखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ए के लिए हम जनरली आ की मात्रा लगाते हैं, और ये विसर्ग जैसे दिखाई दे रहा है हम इसको नीचे उतार देते हैं। और यहाँ की जो परिस्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग दा मानते हैं, और इस आर को एज इट इज हम लोग इसे रा मानते हैं। और आप देख रहे हैं इसे जोड़ देने से क्या बन रहा है, फादर। तो ये तो रही स्टूडेंट्स हमारी बारह खड़ी, और बारह खड़ी कहाँ पे हमें मदद नहीं करती है, तो इसका समाधान है देयर इज ए सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अगर मदद नहीं कर रही है तो आपके पास 3 सॉल्यूशंस हैं। पहला तो आपको अपने शिक्षक की बड़ी ध्यान से सुनना है। दूसरा, आपको इंग्लिश न्यूज़
यानी कि BBC लंदन आपको सुनना है। और BBC पिछले बार भी मैंने आपको ब्रिटिश के बारे में बताया था, और आप अच्छी तरह जानते हैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, BBC लंदन, जो पहले लोग रेडियो बहुत सुना करते थे और जहाँ की अंग्रेजी को हम लोग करीब करीब हम दुनिया में बेस्ट ही मानते हैं। तो और तीसरा समाधान क्या है कि आप अगर हमेशा नहीं सुन पाते हैं तो आपको ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी कंसल्ट करना है, जो कि दुनिया का बेस्ट फोनेटिक्स डिक्शनरी माना जाता है। यहाँ पे मैं आपको फोनेटिक्स ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, परंतु मैं आपको गलतियों से बचाने के लिए यहाँ पे कुछ फोनेटिक्स के बारे में बता रहा हूँ। पर कुछ विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये फोनेटिक्स होता क्या है, तो हम इसे हिंदी में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फोनेटिक्स मतलब प्रत्येक अल्फ़ाबेट्स, प्रत्येक लेटर का अपना एक सिंबल होता है, एक अपना चिन्ह होता है। जैसे कि एक चिन्ह देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ इस प्रकार के कुछ डिक्शनरी की जो भाषा होता है उसमें ये इंडिकेट क्या होता है, तो उसका अपना चिन्ह होता है और उसका अपना साउंड्स होता है। मैंने साउंड्स के बारे में बताया था पिछली बार आपको कि अंग्रेजी में 44-45 साउंड्स माने गए हैं, जिसको कि हम लोग हिंदी में ध्वनि कहते हैं। तो इसके साउंड्स कैसे निकलते हैं, इसकी ध्वनि क्या निकलती है, इसी को कहा जाता है फोनेटिक्स। सो लेट अस बी प्रोसीड दिस चैप्टर एंड वी कम टू, हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्टाइल्स ऑफ राइटिंग्स। स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में मुख्य रूप से दो राइटिंग स्टाइल्स हैं, परंतु दूसरे नंबर को और एक भाग में बांट दिया जाता है और इस कारण से इस प्रकार से 3 स्टाइल्स हो जाते हैं। तो देखते हैं कि ये राइटिंग स्टाइल्स क्या हैं। पहला स्टाइल्स जिसको कहा जाता है वर्टिकल, और वर्टिकल का मतलब होता है सीधा, या हम इसे सीधी कह सकते हैं, सीधा या सीधी। और इस राइटिंग के अंतर्गत अगर हम लोग इसको सिंबलाइज करते हैं, सिंबलाइज, यहाँ पे देखिए मैंने दुनिया में 2 अंग्रेजी बहुत मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, मैंने पहले भी बताया था। जैसे मैंने ZE लिखा, ये दोनों जगह स्वीकार्य है हमारे भारत में भी, हालांकि ये अमेरिकन इंग्लिश है। अगर आप इसे SE कर देंगे तो ये ब्रिटिश इंग्लिश हो जाएगा। तो सिंबलाइज हम कैसे, इसको एक हम बड़ी लकीर से एक सिंबल करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे हर लेटर को सीधा बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरे लिए तो थोड़ा सा असंभव लगता है, क्योंकि मेरी राइटिंग इस कैटेगरी का नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे ई को बिल्कुल सीधा लिखने की कोशिश करते हैं। आप इससे भी ज़्यादा सीधा लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरी ये थोड़ा सा भी उतनी सीधी नहीं है। तो हम ये सिंबल है और इसको हम लोग एक वर्ड से अगर हम दिखाना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे। जैसे एजुकेशन हम लिख रहे हैं तो हमारा लेटर पूरा के पूरा सीधा होना चाहिए, परंतु मेरी उतनी भी यहाँ सीधी नहीं है, तो हम इसे कहते हैं वर्टिकल। अब हम आते हैं दूसरी राइटिंग स्टाइल्स। तो स्टूडेंट्स, दूसरी राइटिंग स्टाइल्स को कहा जाता है स्लैंटेड। स्लैंटेड का मतलब होता है तिरछा, तिरछी या झुका हुआ। और जैसे मैंने कहा इसके 2 भाग होते हैं, हम इसको A और B में बांटते हैं। A पार्ट्स हम देखते हैं पहले। एक को कहा जाता है बैकवर्ड स्लैंट। अब बैकवर्ड स्लैंट का मतलब होता है बाएं, बाएं झुका हुआ। और इसके आधार पे अगर हम इसको सिंबलाइज करते हैं तो लेटर की जो परिस्थितियां होती हैं, खड़ी होती हैं, बाएं तरफ झुक करके आते हैं इस प्रकार से। जैसे कि हम ई लिखना चाहेंगे तो हमारा ई इस प्रकार से झुका होगा। और हम अगर इसको एग्जाम्पल तौर पे लिखते हैं एजुकेशन, तो इस प्रकार से राइटिंग बनेगी। तो ये रही हमारी बैकवर्ड स्लैंट। अब हम आते हैं बी नंबर पे। फॉरवर्ड स्लैंट।
और इस फॉरवर्ड स्लैंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं दाएं या दाहिने झुका हुआ। और इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं तो हमारा लेटर इस प्रकार से खड़ा होता है। जैसे कि मैं ए लिखना चाहूँगा तो इस प्रकार से बनेगा। और हम एक शब्द से इसको दिखाना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ एजुकेशन, तो इस प्रकार से दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हालांकि किसी भी हैंडराइटिंग को अपनाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, परंतु कुछ राइटिंग्स की कुछ अपनी अपनी विशेषता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूँगा, जैसे कि वर्टिकल के बारे में, सीधा या सीधी। ये हैंडराइटिंग को मैं आपको एक बस की सीट से तुलना करना चाहूँगा। जैसे आप बस में जाते हैं तो आप एक छोटी सी जगह में सिकुड़ के बैठते हैं, जबकि आप ट्रेन में जाते हैं तो आप फैल के बैठते हैं। तो यहाँ पे आप एक सीमा के अंदर रहते हैं। अगर हर लेटर को आप इस तरह से सीधी रखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे दर्द होगा जब लंबे समय तक आप लिखेंगे, और इस तरह से आप थकान महसूस करेंगे। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इस राइटिंग को तो अवॉइड कर दीजिए। अब हम देखते हैं स्लैंटेड में दो है, बैकवर्ड स्लैंट। बैकवर्ड में हमारी लेटर्स हमेशा बाएं तरफ झुकी होती है, और चूंकि हम पढ़ते समय दाहिने तरफ देखते हुए आगे बढ़ते हैं, और इसलिए ये बिल्कुल एक प्रतिकूल नहीं है, यहाँ पे नॉट फेवरेबल। तो यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा सूदिंग नहीं है, परंतु कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है लेफ्ट हैंडेड उनके लिए सूटेबल हो, इसलिए मैंने कहा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अब देखते हैं यहाँ पे हमारी बी नंबर की जो हैंड राइटिंग है, जिसको फॉरवर्ड स्लैंट कहा जाता है, जो दाहिने झुका होता है। ये राइटिंग बिल्कुल फेवरेबल है। हम दाहिने तरफ लिखते हुए भागते हैं और पढ़ते समय भी हमारी आंखें दाहिने तरफ ही देखती हैं। और इस राइटिंग को अगर मेरे कॉलीग्स सुन रहे हैं जिन्होंने अपने बीएड में मेथोडोलॉजी ऑफ इंग्लिश लेकर के पढ़ाई किया होगा, तो इसको द बेस्ट कहा जाता है। तो हम यहाँ पे हमेशा कोई सामान खरीदते हैं तो हम बेस्ट को चूज करते हैं। तो यहाँ पे भी आप राइटिंग के लिए कोशिश कीजिए कि आप फॉरवर्ड स्लैंट के साथ जाएं। मैंने कहा था कि मैं सीधा बिल्कुल नहीं लिख पाऊंगा, उसका कारण बाद में बताऊंगा, तो आप देख के ही समझ गए होंगे कि मेरी राइटिंग इसमें से किस पे फिट होती है। तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप ही से जज कर लेंगे कि ये किस में है। तो ये तो रही हमारी राइटिंग स्टाइल्स। तो स्टूडेंट्स हम अब प्रोसीड करते हैं और हम आते हैं हमारी दूसरा पोर्शन पर, और हमारा दूसरा पोर्शन है कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग, या तो इसे हम लोग रनिंग राइटिंग भी कहते हैं। रनिंग राइटिंग। तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले इसकी प्रैक्टिस लेने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं ए गुड हैंड राइटिंग स्कोर्स गुड मार्क्स। कहने का मतलब एक अच्छी हस्तलिपि अच्छे अंक अर्जित करती है। अगर हमारी इस राइटिंग की वजह से अगर हमारे अंक में कुछ कमी हो रही है, कट रहे हैं, तो हम क्यों ना इसे पहले सुधार लें। बहुत बार देखा जाता है कि कुछ शिक्षक अपने बच्चों को, यानी कि प्राइमरी क्लास में विशेष करके, राइटिंग प्रैक्टिस कराने के लिए कहते हैं कि आप इस पैराग्राफ को पन्ने पन्ने भर लिख करके लाना। मैं इसके जस्ट विरुद्ध हूँ, क्योंकि आप पन्ने पन्ने कितनों भी लिखा लें, अगर पन्ने से ही उतारने के लिए आप कहेंगे तो बच्चा कर्सिव राइटिंग बहुत लंबे समय में सीख पाएगा। और इसलिए हम लोग एक वाक्य का प्रयोग करते हैं, और ये वाक्य है, हम पहली बार मैं यहाँ लिख करके आपको बता रहा हूँ, द क्विक ब्राउन हॉक्स jumps over the lazy dog। पहली बार हम जब लिखते हैं तो थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक्स तो हो जाते हैं किसी से भी, परंतु हम उसको बार बार लिखते हैं तो सुधार आ जाता है। और आप तो प्रैक्टिस जब करेंगे तो बहुत बारीकी से प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान देते हुए लिखेंगे। चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे समय भी देखना है, और इसलिए थोड़ा बहुत माइनर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, पर इससे भी आप अच्छा बना सकते हैं।
जैसे कि हम इसे और थोड़ा सा कुछ जगह में परिवर्तन भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने द के लिए हाथ नहीं उठाया, आप थोड़ा बहुत उठा सकते हैं, उतना टाइम यहाँ पे वेस्टेज नहीं है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। तो स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि मैं यही वाक्य को बार बार लिखने के लिए क्यों कह रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं इस वाक्य के रहस्य के बारे में बता दूं आपको कि इसमें आप अपने ही जगह पे बैठ करके काउंट कर लीजिएगा। इसमें पूरे के पूरे 26 अल्फ़ाबेट्स विद्यमान हैं और हमें किसी भी शब्द को लिखने के लिए इन 26 अल्फ़ाबेट्स की ही आवश्यकता होती है। तो ये तो रही हमारी कर्सिव राइटिंग, और मैं इसे अलग से अगर तोड़ के बता दूं तो आपको थोड़ा सा समझने में और आसान हो जाएगा कि ये लेटर टूटने के बाद कैसे दिखाई देते हैं, यानी कि अलग अलग होने के बाद कैसे दिखाई देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। जैसे कि हम ए लिखते हैं इस तरह से, बी को हम जनरली इसी प्रकार लिखने की कोशिश करें। चूँकि हम दूसरा भी है परंतु बहुत बार एल पढ़े जाने की संभावना बन जाती है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, या इसको थोड़ा सा फैला भी सकते हैं आप, उतना ज़्यादा समय वेस्ट नहीं है यहाँ पे। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, और यही वाले जुड़ करके इस तरह की कर्सिव बन जाती है। तो आप आज से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप 5 दिन तक 5 बार उस वाक्य को लिखेंगे जो मैंने अभी लिखा था, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, आप निश्चय ही कर्सिव राइटिंग सीख जाएंगे। क्योंकि कर्सिव राइटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप शिक्षक के जो बोर्ड वर्क होता है उसको आप आसानी से पहचान लेते हैं। आपको पूछना नहीं पड़ता है सर वहाँ क्या लिखा है। बच्चे जनरल स्कूलों में ऐसा पूछते हैं जब समझ में नहीं आता है। तो ये कर्सिव को आप देख के समझ जाएंगे और इसलिए आपको भी सीखना है। दूसरा देखिए वो ऑब्लिक करके मैंने लिखा है रनिंग राइटिंग, ये भागते हुए जाता है। और राइटिंग की सबसे बड़ी विशेषता है, अगर आप लेटर्स को अलग अलग करके कितनों भी साफ लिखते हैं तो राइटिंग कंपटीशन में एक जानकार टीचर, जो एक ट्रेन टीचर होता है, जैसे मैंने अभी कभी बीएड डीएड और एमएड का थोड़ा सा उल्लेख किया था इशारा करके, कि अगर शिक्षक उसके आधार पे उसका जांच करता है तो जनरली कर्सिव राइटिंग में जो यूनिफॉर्मिटी के साथ लिखा होता है, फॉरवर्ड स्लैंट में लिखा होता है, उसी को ही बेस्ट का अवार्ड दिया जाता है या उसी को बेस्ट में रखा जाता है। तो ये तो रही हमारी कर्सिव राइटिंग या रनिंग राइटिंग के बारे में। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी वाइंड अप आवर क्लास हियर। So thank you very much for watching my video. I will come again with some impressive lessons, so please keep on watching.